नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज सतपाल मलिक के जो कि पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका निधन हो गया है। सबसे पहले हम अपनी पूरी टीम की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सतपाल मलिक एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी किसी का दबाव नहीं माना, चाहे वो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हों या वीपी सिंह के साथ रहे हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे हों। जब भी वो बोले हैं, वो मुखर होकर बोले हैं और उन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी है। यही वजह रही कि जिस वक्त राज्यपाल थे, जब उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध थे, तो उसके बाद एक ऐसा उतार चढ़ाव आया कि सीबीआई की छापेमारी तक उन्हें सहन करनी पड़ी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, सतपाल मलिक कई सरकारों में रहे हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। जब भी वो किसी भी पार्टी में रहे, हर बार वो मुखर होकर बोलते रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी जब उनकी अंतिम विदाई की बात आई या जो उनका अंतिम समय था, तो अकेलापन महसूस कर रहे थे? आखिर वजह क्या थी वो? सर्वप्रथम तो जैसा आपने बताया कि आज सतपाल मलिक जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से गुजारिश करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। जहाँ तक सतपाल मलिक जी का राजनीतिक जीवन की जहाँ तक सफरनामे की बात है, बड़े ही समाजवादी विचारधारा के कहें, लोहियावादी कहें, चौधरी चरण सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु मान करके वो राजनीति के अखाड़े में आए थे और उनके विश्वस्त साथियों में वो रहे। लेकिन एक समय जब ऐसा आया, चौधरी अजीत सिंह जी विदेश से आकर के भारतीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने का प्रयास जब कर रहे थे, तो लोकप्रियता का ग्राफ सतपाल मलिक जी का ज्यादा था। और चौधरी चरण सिंह ने सतपाल मलिक जी से कहा कि आपको तो कहीं और भी एडजस्ट हो जाओगे, थोड़े से आप साइड हो जाओ, अजीत सिंह एडजस्ट हो जाएंगे। और ये बातें सतपाल मलिक ने 2-3 इंटरव्यू में कई बार मीडिया के सामने बोली, तो उन्होंने वो भी अपने जीवन में सेक्रीफाई किया। फिर धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद जिस प्रकार का था, जिस प्रकार से उनके अपने गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया था कि ना झुकने का, सादगी से रहने का, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ भी वो रहे, कैबिनेट में रहे, मंत्री रहे। उस समय भी कठोर फैसले लेने में और स्पष्ट बात बोलने में, स्पष्ट कहने में उनका विश्वास रहा। और धीरे धीरे चल करके जब हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी का परचम जब फहरने लगा, तो उस समय वो नरेंद्र मोदी जी के भी खासम खास रहे और उनको 2-3 स्टेट के अंदर उनका ट्रांसफर हुआ एज ए गवर्नर। जब कश्मीर, मेघालय, गोवा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ा मसला था जो हल किया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, आर्टिकल 370 हटाया, तो उस समय पहले इनको वहां गवर्नर नियुक्त किया गया। और वहां के जो जन नेता थे या पब्लिक थे, उनसे संवाद करके इन्होंने काफी शांति प्रिय तरीके से उसको हटाने का काम किया। किसी भी प्रकार का प्रतिशोध या विरोध के सुर वहां जनता के बीच में नहीं दिखाई दिए, तो उनकी सफलता ही वो मानकर जाया जाता है। गोवा के गवर्नर रहे और एक बार जाट संसद दिल्ली के अंदर हुई थी, तो वहां तो इन्होंने खुलेआम ये ऑफर दिया था कि अभी मैं ये हरियाणा वाले, दिल्ली वाले गोवा घूमना ज्यादा पसंद करते हैं और गोवा का आज मैं गवर्नर हूं, कल पता नहीं मेरा कहां ट्रांसफर हो जाए, जिसको घूमने आना है मेरे पास आ जाना, तो मैं गवर्नर हाउस में रात्रि ठहराव तुम्हारा करवाऊंगा। तो इस प्रकार की सोच के साधारण से आदमी थे, आम जनमानस से मिलना इनके स्वभाव में था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से उनका गवर्नर का कार्यकाल समाप्ति की ओर अग्रसर होता रहा, तो देश के अंदर किसान आंदोलन चला। उस किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा और इन्होंने किसानों के पक्ष में, समर्थन में खुल करके बयानबाजी यानी कि बैटिंग करनी शुरू की। और कहीं कहीं उसका असर भी इतना गहरा भारत सरकार के ऊपर पड़ा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, कि बार बार इनके दिए गए सुझावों के कारण ही कहीं कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी माना कि किसान आज अपने हट के ऊपर है और उन 3 कृषि कानूनों को इन्होंने लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद वापस लेना पड़ा। तो उसके अंदर भी इनकी भूमिका को
नकार नहीं सकते हैं कि जिस प्रकार से किसानों का साथ इन्होंने डंके की चोट पे दिया, वहीं से कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ इनके जो राजनीतिक रिश्ते थे उनके अंदर खटास आना शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं गिना कि तुम राजनीतिक रूप से तुम्हें कोई और फायदा भी सरकार दे सकती है या और कोई उच्च पद पर भी ले जा सकती है या दोबारा भी किसी स्टेट का गवर्नर लगाया जा सकता है। लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए जो इनका फर्ज था इन्होंने निभाने का काम किया और इन्होंने उस समय पे कई खुलासे और भी किए। इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि जम्मू कश्मीर का जब मैं गवर्नर था तो मेरे को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत के ऑफर हुए। 2 फाइलें आई थी। 2 फाइलें आई, मैंने उनको नकार दिया और मैंने प्रधानमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जी को बताया। पुलवामा हमला हुआ तो उसकी बात में कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है वो तो स्वयं सतपाल मलिक जी जानते हैं या भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जानते हैं। उसकी कभी जांच इस मामले की हुई नहीं। इन्होंने कहा था कि मैंने तो जहाज मांगे थे कि भाई सैनिकों को मैं हवाई जहाज में भेज दूं। तो किसान फिर खिलाड़ियों का आंदोलन चला, जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक, उनके भी समर्थन में ये अपने बयानबाजी के से उनका समर्थन भी करते रहे। तो जितना भी राजनीतिक जीवन इनका रहा वो एक चीज तो सत्यता है कि इन्होंने सादगी से ईमानदारी से अपने राजनीतिक पदों के ऊपर रहते हुए एक नाम कमाया और इसलिए आज देश की जनता उनको याद कर रही है कि एक अच्छे इंसान, एक बड़े सामाजिक विचारधारा के नेता हमारे बीच से आज चले गए। रट साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें सत्यपाल मलिक की हम बात करते हैं तो सीबीआई की छापेमारी भी हुई थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब मैं गवर्नर था तो उस वक्त एक जल विद्युत परियोजना थी, उसमें मुझे पैसों का मुझे ऑफर किया गया था लेकिन मैंने नकार दिया गया था। उसमें 7-8 लोग जो हैं उनसे पूछताछ भी हुई थी, उसी मामले को ये हुई थी। तो आरोप लग रहे थे कि सत्यपाल मलिक ने उस परियोजना से मोटा पैसा कमाया है। लेकिन उन्होंने अपने मरने से पहले एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैंने मोटा पैसा कमाया होता तो आज मैं सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहा होता, मैं भी और नेताओं की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में होता। तो क्या ये बात निकल कर साफ हो रही है कि सत्यपाल मलिक ने जो उन पर आरोप लग रहे थे पैसों के लेन देन के, वे सब झूठे हैं? ये तो निश्चित रूप से जैसा एक्स उन्होंने कल डाला है, उन्होंने अपने एक्स के अंदर एक चीज और भी लिखी है कि मैं एक कमरे के मकान में आज रहता हूँ और सरकारी अस्पताल के अंदर में इलाज करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात का जो जिक्र उन्होंने किया है वो किया है कि आज मैं कर्ज में हूं। ऐसे बहुत ही कम राजनेता हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर मिले हैं कि जब वो अंतिम पड़ाव पे होते हैं और उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्ज होता है। हमने सुना था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कि जब उनकी मौत हुई तो अम्बेसडर कार उन्होंने खरीदी हुई थी, उस कार के ऊपर कुछ लोन था, कंपनी ने उनका लोन माफ करने की सोची। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कुछ विचार किया लेकिन उनके परिवार ने कहा था कि नहीं, ये हमारे पिताजी ने गाड़ी खरीदी थी, हम अपने पैसे बचा करके इसकी किस्त चुकाएंगे। तो ऐसे अद्भुत नेता, एक दो विरले नेता ही मिलते हैं जो सपाट रूप से अपनी बात करते हैं और सादगी भरा जिनका जीवन रहा है। कोई भी साधारण आदमी उनके पास मिलने के लिए गया, उनसे मिले हैं। मुझे याद है एक नौजवान लड़का राजस्थान से किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना था, स्टूडेंट यूनियन का, निर्मल चौधरी शायद नाम है उनका। उनसे भी बार बार वो निरंतर मिलते रहे, कई फोटो उनके साथ में वायरल भी हुई हैं। तो एक नौजवान बच्चे को, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, उनके प्रति उनका जो प्यार था, जनता के प्रति जो लगाव था, जो मिलने का तरीका था, बड़ा ही सहज और बड़ा ही सरल और विनम्र था। फिर साहब, अगर आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज ही के दिन धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। आज सत्यपाल मलिक का निधन हुआ और जिस वक्त इस धारा को हटाया गया था उस वक्त गवर्नर भी सत्यपाल मलिक ही थे। तो क्या ये एक संयोग ही माने कि जिस दिन गवर्नर थे उस वक्त धारा 370 हटी और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन आज 6 साल पूरे हो चुके हैं धारा 370 को हटाने के? देखो, ये तो कई बार इत्तेफाक हो जाता है, तो इसको संयोग कहें या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये तो देखो, जन्म का तो आदमी अंदाजा लगा लेता है कि इतने महीने में बच्चा पैदा होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मौत का किसी को अंदाजा नहीं होता। और तबीयत इनकी काफी समय से खराब चल रही थी, 1-1.5 महीने से ये हॉस्पिटल में थे। पीछे बीच में भी एक बार अफवाह उड़ी थी कि सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच से चले गए हैं। लेकिन आज इस प्रकार से देश के बड़े नेताओं ने, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए और लोग हैं या प्रदेश के जो मंत्री हैं, हर पार्टी ने, हर वर्ग के नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया है। तो एक इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि वो इस देश के बहुत बड़े
विचारक कहें, सिद्धांतवादी कहें कि उस नेता का, उस युग का आज अंत हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम सतपाल मलिक को देखते हैं तो सबसे पहले वो विधायक बने थे, उसके बाद राज्यसभा पहुंचे, लेकिन गवर्नर का पद उन्हें मिला बिहार में जाकर। बिहार के सबसे पहले वो गवर्नर बने, उसके बाद जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो मोदी के खासम खास थे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मोदी को चुभने लगी या सरकार को जो चुभने लगी, जिसके चलते हालात यहाँ तक पहुंच गए? पहली चुभन तो मैं मानता हूं, जिस प्रकार से पहलगाम हमले का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने जब फोन किया तो मेरे से बोला गया था कि ज्यादा मुंह मत खोलना इसके बारे में किसी के सामने। फिर किसान आंदोलन का जैसे मुद्दा आया, उसमें खुल करके किसानों के साथ ही आए। फिर पहलवानों का जो मैटर आया, उस मामले में पहलवानों के पक्ष में भी ये खड़े रहे। तो ऐसे 3-4 ऐसे कारण बनते गए, जिन प्रमुख बातों के कारण भारत सरकार के आला कमान के बीच में और सतपाल मलिक जी के बीच में दूरियां बढ़ती गई और वो दूरियां खटास में परिवर्तित हो गई। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सतपाल मलिक जो है आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो एक राजनीति के एक लौह पुरुष उन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राजनीति में खपा दिया और बेबाक तरीके से वो अपनी बात को उठाते रहे हैं। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर जगह हर मंच पर वो बेबाक तरीके से, चाहे उनकी खुद की सरकार हो, अपनी सरकार के खिलाफ भी वो बोलने से नहीं चूकते थे। तो आज सतपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे, हम सभी मिलकर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।